सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो क्लास 9 फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा था और ये 7th पार्ट है यानी लास्ट पार्ट है। तो इसमें हम पढ़ेंगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी इस वर्ड डेमोक्रेसी का और कहाँ कहाँ यूज होता है। राजनीति के अलावा, पॉलिटिक्स के अलावा भी क्या इस वर्ड का यूज होता है? अगर होता है तो कहाँ कहाँ यूज होता है? फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है स्वीट, इसका मतलब होता है मिठाई। लेकिन किसी इंसान को, अगर कोई इंसान अच्छा है, उसके लिए भी हम ये वर्ड यूज करते हैं। ही इज वेरी स्वीट, शी इज वेरी स्वीट, दे आर वेरी स्वीट। इसका मतलब क्या होता है? वो बहुत प्यारा है। तो ठीक है, वर्ड वही है लेकिन उसकी मीनिंग अलग अलग कंडीशन में बदल जाती है। इसी तरीके से डेमोक्रेसी का वर्ड जब आपके सामने आता है तो अभी तक आप क्या सोचते हो? जैसे ही डेमोक्रेसी वर्ड सुना तो आपके दिमाग में चलने लगेगा इलेक्शन, वोटिंग, गवर्नमेंट, ये सब। लेकिन डेमोक्रेसी सिर्फ पॉलिटिक्स के अंदर यानी राजनीति में ही यूज नहीं होता ये वर्ड, बल्कि और भी बहुत सी जगह यूज होता है। उसी चीज को हम यहां अभी पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंडर में। इन दिस चैप्टर वी हैव कंसीडर द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन अ लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस। तो इस चैप्टर में हमने डेमोक्रेसी का वर्ड जो है वो बहुत लिमिटेड पढ़ा, यानी सिर्फ पॉलिटिक्स के फील्ड में, राजनीति से जुड़े हुए फील्ड में ही हमने डेमोक्रेसी का मतलब समझा कि राजनीति वाले एंगल से देखें तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, और उसी एंगल से देखते हुए, उसी नजरिए से देखते हुए हमने उसको डिस्क्राइब भी किया। वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने डेमोक्रेसी को अभी तक क्या समझा कि एक तरीके की सरकार है। दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी हेल्प अस टू आइडेंटिफाई अ क्लियर सेट ऑफ मिनिमल फीचर दैट आर डेमोक्रेसी मस्ट हैव। तो इस तरह से जो डेमोक्रेसी को हमने डिफाइन किया कि डेमोक्रेसी एक तरीके की सरकार है, उससे हमको यह फायदा हुआ कि यानी हम ये पता कर पाए कि एक डेमोक्रेसी के अंदर कम से कम क्या खासियत होनी चाहिए। द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम इज दैट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो आज के टाइम में जो डेमोक्रेसी है वो बहुत कॉमनली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। इसका मतलब क्या होता है? यानी डेमोक्रेसी का वर्ड का मतलब हमने क्या समझा? जहां जनता रूल करे, ठीक है, जनता डिसाइड करे। लेकिन आप क्या देखते हो रियलिटी में? जैसे हम अपने कंट्री का देखें तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास पावर नहीं होती, हम कोई डिसीजन नहीं लेते, बल्कि हम क्या करते हैं, वोट देते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं, सांसद लोग बनाते हैं हम। वो सांसद जाकर फिर फैसला करते हैं। तो एक तरह से डायरेक्टली हम कोई फैसला नहीं लेते, बल्कि हम अपनी पावर को कुछ लोगों के हाथ में दे देते हैं। हमारे एरिया में जो इलेक्शन जीतेगा, जो सांसद बनेगा, उसको हमने पावर दे दी कि आप हमारी तरफ से फैसला करिए। तो इसको कहते हैं रिप्रेजेंट करना। यानी वो नेता, वो जो सांसद होगा, वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, वो पार्लियामेंट में जाकर हमारी तरफ से बोलेगा, हम डायरेक्ट जाकर नहीं बोलते। तो इस तरीके की डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं, जो हमारे देश में है। यही वाली कॉमन है जो हम जानते हैं। इसीलिए जनरली हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, जबकि असल में क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है हमारे यहां। यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस इन द प्रीवियस क्लासेस। तो प्रीवियस क्लासेस में आप इन सब के बारे में पढ़ चुके हो। इन द कंट्रीज वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल पीपल डू नॉट रूल। तो वो देश जहां पर हम कहते हैं कि यहां डेमोक्रेसी है, वहां सब लोग रूल नहीं करते। यानी हर आदमी राजा नहीं बना होता कि कल को कोई आदमी पहुंच जाए कि भाई हम तो राजा हैं, हम तो प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठेंगे। तो ऐसा मुमकिन नहीं है ना। तो सब कोई रूल नहीं करते। द मेजोरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पीपल। तो ज्यादातर लोग होते हैं, यानी मेजोरिटी ऑफ पीपल होते हैं, जो सबकी तरफ से फैसला करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो 18 साल के ऊपर हो गए हैं वही लोग वोट कर सकते हैं, वही लोग इलेक्शन में किसी को जिता और हरा सकते हैं। तो वो लोग सबकी तरफ से डिसीजन लेते हैं, यानी उनका डिसीजन सिर्फ ये होता है कि वोट देने का अधिकार होता है। जो 18 साल से कम है वो तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो उनकी तरफ से भी यही लोग जो 18 साल से ऊपर हो गए हैं, जो एडल्ट हैं, वो लोग वोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 18 साल से कम हो तो आप वोट नहीं कर सकते, लेकिन आपके पेरेंट्स वोट करेंगे। तो आपके पेरेंट्स के वोट करने की वजह से मान लिया जाएगा कि आपका भी डिसीजन वही है। इवन द मेजोरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली। अब यहां जो मेजोरिटी है, यानी जो 18 साल से ऊपर हो गए हैं, जो वोट देते हैं, वो भी डायरेक्ट रूल नहीं करते। ठीक है, द मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू दियर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो वही बात हमने कही कि जो लोग मेजोरिटी में है, यानी जो लोग वोट देते हैं, वो डायरेक्ट रूल नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, यानी वोट देते हैं और जिताते हैं। फिर जो सांसद बनते हैं वो लोग जाकर रूल करते हैं, उनके पास पावर होती है, वो लोग कानून बनाते हैं, वो लोग फैसला लेते हैं। ठीक है, तो उनके पास असल में पावर होती है।
दिस बिकम्स नेसेसरी बिकॉज, ऐसा इसलिए जरूरी है, यानी कहने का मतलब यह है कि सारी जनता फैसला नहीं ले सकती, बल्कि क्या करते हैं, जो पूरे देश में जितने लोग हैं उनमें से जो 18 साल के ऊपर हैं, यानी जो वोट दे सकते हैं, उनको अलग कर लिया। अब वो लोग वोट देते हैं और सांसद बनाते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं। तो ऐसे क्या होते हैं, कम लोग हो जाते हैं जो डिसीजन ले सकते हैं। अब इसका रीजन क्या है वो हम देख लेते हैं। Modern democracies involve such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision. For example, अगर कोई फैसला लेना है और ये कहा जाए कि सारे देशवासी अपनी राय दें, तो भैया एक एक से पूछने में तो कई साल लग जाएंगे, ठीक है। और एक साथ बैठने के लिए कोई जगह नहीं होगी जहां पूरा देश आकर बैठे और फैसला करे। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर पहले कम लोग होते थे तो चल जाता था, ठीक है, सब लोग को शामिल कर लिया, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं है कि सब लोग को एक साथ बुलाया जाए और उनसे उनकी राय मांगी जाए। इवन इफ दे कुड, द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम। अगर ऐसा मुमकिन भी होता है, चलो ठीक है, एक जगह बैठा भी दिए पूरे देश के अंदर, कोई देश है उसकी पॉपुलेशन कम है, वहां अगर कर भी दिए, तो आम नागरिकों के पास इतना टाइम नहीं है कि हर फैसले में उनसे पूछते रहो और वो अपना काम धंधा छोड़कर आपको राय देते रहे। उनके पास टाइम नहीं है। द डिजायर और द स्किल टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजन। दूसरी चीज, ना उनको चाहत है। भाई कोई आपसे बार बार आकर पूछे और आपका कोई काम है, आप पढ़ते हो या आप जॉब करते हो, तो आप कहोगे यार हमको इससे मन नहीं लगता और हमारा मतलब नहीं है, जो आपको डिसीजन लेना हो लो, ठीक है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि उनसे कुछ पूछा जाए। और दूसरी बात, तीसरी बात जो कही गई, स्किल, यानी हर आदमी के अंदर वो काबिलियत नहीं होती जो आपको बता सके कि क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी किसान आदमी से या गरीब आदमी से जाकर पूछो कि देश की जीडीपी कैसे बढ़ाई जाए, देश में गरीबी कैसे कम की जाए, तो वो बेचारे को तो कुछ पता ही नहीं है देश की इकोनॉमिक्स के बारे में ना। तो वो कहेगा भैया हमको तो कुछ नहीं आता, हम क्या जाने जीडीपी होता क्या है और कैसे बढ़ता है, क्या होता है। दिस गिव्स अस अ क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो इससे हमको साफ साफ लेकिन बहुत कम डेमोक्रेसी की समझ पता चलती है, ठीक है। डेमोक्रेसी पूरी तरह से आपको नहीं समझ में आती, बल्कि बहुत थोड़ा सा इन बातों से समझ में आएगी। दिस क्लैरिटी हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डेमोक्रेसीज फ्रॉम नॉन डेमोक्रेसीज। यानी जो बातें अभी आपने पढ़ी, उससे सिर्फ आप ये पता कर लोगे कि कौन सी डेमोक्रेसी है और कौन सी डेमोक्रेसी नहीं है। बट इट डज नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। लेकिन इससे आपको यह नहीं पता चल पाएगा कि कौन सी डेमोक्रेसी अच्छी है, कौन सी खराब है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा आया आपकी क्लास के अंदर, आप क्लास 9th में हो, ठीक है, और आकर देखा, तो उसको यह तो मालूम है कि यहां जितने लोग बैठे हैं सब क्लास 8th को पास किए हैं तभी क्लास 9th में आए हैं। लेकिन वो एक बार में देखकर ये नहीं पता कर सकता कि कौन आपके क्लास में टॉपर है, कौन फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है, कौन सेकंड डिवीजन से पास हुआ है, कौन थर्ड डिवीजन से पास हुआ है, ये नहीं पता कर पाएगा। सिर्फ ये पता कर पाएगा कि हाँ भैया, यहाँ जो लोग बैठे हैं वो क्लास 8th पास किए हैं तभी क्लास 9th में आए। तो ठीक है, जो हमने पढ़ा उससे ये पता चलता है सिर्फ कि कौन सी डेमोक्रेसी है और कौन सी नहीं है। अच्छी और बुरी डेमोक्रेसी में फर्क अभी भी हम नहीं कर सकते, इतना चीज अभी हमने नहीं पढ़ी है कि हम फर्क कर सके। It does not allow us to see the operation of democracy beyond government। तो हम डेमोक्रेसी का मतलब सरकार से आगे बढ़कर सोच ही नहीं सकते। आपसे डेमोक्रेसी के बारे में पूछेंगे तो आप यही बताओगे कि एक तरीके की सरकार है, इलेक्शन होता है, वगैरह वगैरह, फीचर्स गिना दोगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन उसके अलावा डेमोक्रेसी का और क्या मतलब है वो आप नहीं जानते अभी तक। फॉर दिस वी नीड टू टर्न टू अ ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये जानने के लिए हमें और पता करना पड़ेगा कि इस डेमोक्रेसी का वर्ड और कहां कहां यूज कर सकते हैं, इसका और क्या क्या मतलब निकल सकते हैं। समटाइम वी यूज डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशन अदर देन द गवर्नमेंट। तो कभी कभी हम डेमोक्रेसी का वर्ड किसी और संगठन, यानी सरकार के अलावा किसी और तरीके के संगठन के लिए भी यूज करते हैं। अब वो क्या है, जस्ट रीड दीज स्टेटमेंट। तो इन स्टेटमेंट्स को हम पढ़ लेंगे तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। पहला स्टेटमेंट है, वी आर वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली। यानी कहने वाला ये कह रहा है कि हमारा परिवार बहुत ही डेमोक्रेटिक है। अब डेमोक्रेटिक का मतलब ये थोड़ी ना है कि घर के अंदर कोई सरकार बनी हुई है या इलेक्शन वगैरह होता है। डेमोक्रेटिक फैमिली का क्या मतलब है, देखते हैं हम क्या मतलब है। वेन एवर अ डिसीजन हैज टू बी टेकन वी ऑल सिट टुगेदर एंड अराइव एट अ कंसेंसस। यानी डेमोक्रेटिक फैमिली इसलिए कह रहा है वो बंदा, क्योंकि जब भी कोई फैसला लेना होता है तो हम लोग सब बैठते हैं और आपसी सहमति उसमें देखते हैं, यानी सब लोगों से पूछते हैं और ये डिसाइड करते हैं जिस पर सब एग्री होते हैं, हाँ भाई ऐसा करना चाहिए, तो वो चीज फैसला लिया जाता है। इसीलिए डेमोक्रेटिक फैमिली की कही गई कि सबसे पूछा जाता है, सब लोग मिलकर बैठते हैं। माई ओपिनियन मैटर्स एज मच एज माई फादर्स। यानी मेरी जो ओपिनियन होगी
मेरा जो विचार होगा, मेरी जो राय होगी, वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी मेरे फादर की है। इसीलिए डेमोक्रेटिक फैमिली कहा गया। आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चन इन क्लासेस। अब दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि मुझे ऐसे टीचर पसंद नहीं है जो स्टूडेंट्स को क्लास में बोलने नहीं देते और सवाल नहीं करने देते, कि वो लोग टीचर से कुछ सवाल करें तो टीचर उनको मना कर देते कि तुम देखो बीच में मत बोलो। आई वुड लाइक टू हैव टीचर विद डेमोक्रेटिक टेम्परमेंट। मुझे ऐसा टीचर चाहिए जो जिसके पास एक डेमोक्रेटिक टेम्परमेंट हो, यानी टेम्परमेंट मतलब मिजाज या स्वभाव कह लें। जैसे कहते हैं बहुत अच्छे स्वभाव का आदमी है, बहुत हंस के मिलता है, और कुछ लोग होते हैं बहुत खड़ूस टाइप के होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, टेम्परमेंट। यानी मुझे ऐसा टीचर चाहिए जो एक डेमोक्रेटिक टेम्परमेंट हो, यानी जो लोगों से बात करे, जिससे लोग क्वेश्चन पूछ सकें, ठीक है, अपनी बातें रख सकें। तो ऐसे टीचर को क्या कहेंगे कि अ टीचर विद डेमोक्रेटिक टेम्परमेंट, यानी उसका मिजाज डेमोक्रेसी वाला है, वो लोगों से पूछता है, राय मशवरा लेता है। वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि एक लीडर किसी पार्टी के अंदर और उसके परिवार वाले ही हर फैसला लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टी है, उसके अंदर एक परिवार वाले ही सारे फैसला लेते हैं। हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी? तो वो डेमोक्रेसी की बात कैसे कर सकते हैं? डेमोक्रेसी में तो सबकी बात की जाती है, सबसे पूछा जाता है और सब क्या चाहते हैं ये देखा जाता है। लेकिन अगर एक फैमिली वाले डिसाइड कर रहे हैं तो फिर वो डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी। तो इन तीनों बातों से आप समझ गए होंगे कि डेमोक्रेसी का वर्ड सिर्फ इलेक्शन में या राजनीति में ही यूज नहीं होता, बल्कि जनरल हमारी आम जिंदगी में भी यूज होता है। फैमिली के लिए यूज होता है, टीचर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है, किसी पार्टी के लिए यूज होता है। ठीक है, these ways of using the word democracy go back to its basic sense of a method of taking decision। तो ये एग्जाम्पल से आपको पढ़ने के बाद आप इस डेमोक्रेसी वर्ड का असल मतलब की तरफ पहुंच गए, जिसका मतलब होता है कि एक तरीके का मेथड है डिसीजन लेने का, फैसला लेने का ही एक तरीका है। क्योंकि इस लेक्चर से पहले हम जो इतना पढ़ रहे थे डेमोक्रेसी को, वो राजनीति में यूज कर रहे थे, तो हम ये समझने लगे थे कि डेमोक्रेसी एक राजनीति से जुड़ा हुआ वर्ड है, जबकि डेमोक्रेसी एक तरीके का डिसीजन लेने का तरीका है बस। अब वो किस तरह से डिसीजन लिया जाता है वो हम देखेंगे। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विद एंड कॉन्टेस्ट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। तो अब किस तरीके के डिसीजन को हम कहेंगे कि एक डेमोक्रेटिक डिसीजन है? तो जहां पर भी कंसल्टेशन हो, यानी राय मशवरा हो, पूछा जाए लोगों से, और किन लोगों से पूछा जाए? जिन लोगों पर उस डिसीजन का, उस फैसले का असर पड़ेगा, उनसे पूछा जाए। हर किसी से नहीं पूछा जाए, जिन लोगों से यानी जिन लोगों पर इसका असर पड़ेगा उन्हीं से पूछा जाए। जैसे डेमोक्रेटिक फैमिली का हमने एग्जाम्पल जो पढ़ा था, तो फैमिली के अंदर कोई डिसीजन लिया जाएगा तो उस फैमिली के जितने मेंबर होंगे सब पर उसका असर पड़ेगा, तो सबसे ही पूछना एक डेमोक्रेटिक डिसीजन कहलाएगा। Those who are not powerful have the same say in the taking the decision as those who are powerful। अब जो पावरफुल नहीं है उनको भी मौका मिलेगा कि वो कुछ कह सकें, और यानी उनका भी एक रोल रहेगा इस डिसीजन के अंदर, जितना कि एक पावरफुल का। फॉर एग्जाम्पल आपके घर के अंदर कोई फैसला लेना है, तो जो घर का हेड होगा, आपके जैसे फादर होंगे, वो कोई डिसीजन लेंगे, लेकिन सबसे पूछेंगे कि ये करना है, इसको करा जाए या ना करा जाए, किस तरह से करा जाए। तो हर जो मेंबर होंगे फैमिली के, वो अपना सजेशन देंगे कि ऐसा कर लेना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो सभी का जो सजेशन होगा, सभी की जो राय होगी वो इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन फैसला लेने वाला तो कोई एक होगा, जिसे यहां पर कहा जा रहा है कि वो पावरफुल है, वही डिसीजन लेगा, लेकिन पूछा सभी से जा रहा है। दिस कैन अप्लाई टू अ गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस वर्ड को, डेमोक्रेटिक डिसीजन को, सरकार के किसी तरीके की गवर्नमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। फैमिली के अंदर भी ऐसा मामला अगर आ जाएगा जहां डिसीजन लिया जा रहा है, लोगों से पूछा जा रहा है और सबकी जो ओपिनियन है, सबकी जो विचार है उसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है, या कोई संगठन के अंदर हो रही है बात, तो वहां पर भी ये अप्लाई होता है। दस डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। तो डेमोक्रेसी एक तरह से एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है, जो जिंदगी के हर फील्ड के अंदर कहीं पर भी लग जाएगी। जहां पर भी डिसीजन लिया जा रहा हो वहां पर भी आप डेमोक्रेसी यूज कर सकते हो। Sometimes we use the word democracy not to describe any existing government but to set up an ideal standard that all democracy must aim to become। कभी कभी क्या होता है, ये जो वर्ड डेमोक्रेसी है वो किसी सरकार के बारे में बताने के लिए नहीं होता कि ये गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है या नहीं,
बल्कि एक स्टैंडर्ड को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। जैसे हम पढ़ चुके हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी वाली डेमोक्रेसी भी होती है, बुरी वाली भी डेमोक्रेसी है। जैसे एक बंदा 33% पाया या 40% पाया, वो भी पास माना जाएगा, और एक 90 और 95% वाला भी पास माना जाएगा। लेकिन दोनों के पास होने में फर्क है, एक अच्छे मार्क्स से पास हुआ है और एक बिल्कुल फेल होने से बचा है। तो इसी तरीके से डेमोक्रेसी कभी एक स्टैंडर्ड के लिए भी हम यूज करते हैं कि यार देखो ऐसा होगा तो ही माना जाएगा डेमोक्रेसी है, वरना तो बस नाम का है। जैसे 33% वाले को लोग मजाक में कह नहीं सकते कि तुम तो बस फेल होने से बचे हुए हो, अपने आप को पास ना समझो। तो उसी तरीके से यहां पर भी होता है कि डेमोक्रेसी है लेकिन उस स्टैंडर्ड की नहीं है, तो भी हम कहते हैं कि भाई ये लेवल पर अगर होगा, ऐसा हो देश के अंदर, तब माने कि हाँ डेमोक्रेसी है, वरना इस डेमोक्रेसी को कहने से क्या फायदा। तो कुछ एग्जाम्पल है, उसको देख लेते हैं। ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। तो इस स्टेटमेंट के अंदर यह कहा जा रहा है कि सही मानों में डेमोक्रेसी तो तभी मानी जाएगी कि इस देश में डेमोक्रेसी है जब कोई भूखा ना सोए। इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी के अंदर सारे ही नागरिकों को इक्वल मौका मिलना चाहिए कि वो किसी भी डिसीजन लेने में वो अपना रोल प्ले कर सकें, यानी उनका भी विचार सुना जाए जब भी कोई फैसला लिया जा रहा हो। फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट। इसके लिए सिर्फ ऐसा नहीं कि सबको वोट देने का अधिकार बराबर मिलना चाहिए, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए और सबकी वोट की वैल्यू भी एक होनी चाहिए। तो यहां ये कह रहा है कि सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि हाँ वोट दे सकते हैं। एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव एन इक्वल इंफॉर्मेशन, बेसिक एजुकेशन, इक्वल रिसोर्सेज एंड अ लॉट ऑफ कमिटमेंट। तो हर नागरिकों को बराबर की जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक कम पढ़ा लिखा होता है तो नेता कुछ भी मीठी मीठी बात करके उसको बेवकूफ बना सकता है, तो उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि वो फर्क कर सके क्या सही है क्या गलत है, किसको वोट देना है। इसी तरह बेसिक एजुकेशन उसके पास होनी चाहिए। एजुकेशन से भी आपकी सोच और आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, जिससे आप सही फैसला ले सकते हो। और इक्वल उसके पास रिसोर्सेज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई नेता उसको थोड़े से पैसे का लालच दे दे और वो उसको वोट दे दे उसी बात पर। तो ऐसी उसकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए कि वो सही मानों में सोचे। और आखिरी चीज क्या है कि लॉट्स ऑफ कमिटमेंट, यानी बहुत सारे उसके साथ वादे किए जाएं कि हाँ आपको ये चीज मिलेगी अगर हम जीते तो सिर्फ इतना नहीं कि वोट देने का अधिकार हो, बल्कि और भी फैसिलिटी होनी चाहिए, तब माना जाएगा कि डेमोक्रेसी है। If we take these ideals seriously, then no country in the world is a democracy. अगर ये जो आइडियल स्टैंडर्ड हमने बनाया है, ठीक है, ये होना चाहिए, तब बेहतर डेमोक्रेसी मानी जाएगी। तो अगर इसको हम सीरियसली माने तो इस हिसाब से तो कोई देश डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएगा, यानी सही वाली डेमोक्रेसी तो नहीं है ना। Yet an understanding of democracy as an ideal remind us of why we value democracy. तो हम ये आइडियल वाली डेमोक्रेसी क्यों पढ़ रहे हैं? पूरी दुनिया में काम चला हुआ डेमोक्रेसी है, कहीं पर कुछ अच्छी है कुछ कम है, लेकिन ये आइडियल वाली आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। तो ये आइडियल हम इसलिए देखते हैं ताकि हम डेमोक्रेसी की असल कीमत को पता कर सकें, समझ सकें कि हाँ हमको वहां जाना है, वो उस डेमोक्रेसी तक पहुंचना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम होता है, 100 आउट ऑफ कोई 95 पाया, तो उसके दिल में होता है कि यार 5 नंबर और मुझे मिल जाता, 5 मार्क्स और मिल जाता। तो वो 100 क्या है, एक आइडियल है, उसके करीब पहुंचने की कोशिश करता है। तो इसलिए पढ़ाया जाता है, ये आइडियल डेमोक्रेसी के बारे में है, इसलिए बात कर रहे हैं ताकि हम और आगे डेमोक्रेसी को और अच्छा बनाने की कोशिश करें। इट enables us to judge an existing democracy and identify its weakness. इससे हमको ये क्या पता चलता है कि अभी वाली डेमोक्रेसी को हम जांचें। जैसे पहले एग्जांपल दिया था ना कि अगर 95 मार्क्स ही सिखाया या 90 या 80 मार्क्स आया, तो आदमी जज करता है कि मेरे मार्क्स क्यों कटे, और एंड आइडेंटिफाई इट्स वीकनेस, और कमजोरियों को समझे कि डेमोक्रेसी के अंदर अभी हमारे क्या कमजोरी है। जैसे 80 मार्क्स पाने वाला वो सोचेगा कि मेरे 20 मार्क्स क्यों कटे, क्या कमजोरी रह गई थी। ओके, इट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मिनिमल डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। तो हम आइडियल वाली डेमोक्रेसी इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम फर्क कर सकें कि कम से कम डेमोक्रेसी कितनी चाहिए और एक अच्छी डेमोक्रेसी कितनी होती है। जैसे कम से कम मार्क्स होता है एक पास होने के लिए, और एक अच्छा मार्क्स होता है, तो उसको कंपेयर कैसे करते हैं, आइडियल से। किसी ने 33 मार्क्स पाया तो वो 100 से काफी कम नंबर पाया, किसी ने 90 मार्क्स पाया तो 100 से बहुत थोड़ा ही कम पाया। तो इस तरह से 100 से ही कंपेयर किया जाता है, इसीलिए परसेंट निकालते हैं ना कि 100 में कितना मार्क्स पाए। इन दिस बुक वी डू नॉट डील मच विद दिस एक्सपेंशन नोशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस किताब के अंदर हम डेमोक्रेसी के और दूसरे फील्ड में नहीं जाएंगे,
यानी हम राजनीति के ही फील्ड में रह के बात करेंगे। जो अभी हमने पढ़ा ना कि डेमोक्रेसी को और भी यूज कर सकते हैं, तो उधर हमको पढ़ना नहीं है। आवर फोकस हियर इज विद सम कोर इंस्टीट्यूशनल फीचर्स और डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहां जो हम पढ़ेंगे वो डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरह पढ़ेंगे, वहीं पर हमारा फोकस रहेगा। नेक्स्ट ईयर यू विल रीड मोर अबाउट डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड वेज ऑफ इवेल्युएटिंग और डेमोक्रेसी। तो अगले साल यानी क्लास 10th के अंदर आप डेमोक्रेसी सोसाइटी के अंदर किस तरह से यूज होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और डेमोक्रेसी का किस तरह से इवेल्युएशन करते हैं कि कौन सी डेमोक्रेसी कम है, कौन सी ज़्यादा है, कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, इन सब के बारे में अगले साल आप पढ़ेंगे। At this stage, we just need to note that democracy can apply to many spheres of life and that democracy can take many forms. अभी के लिए बस आपको इतना समझ लेना है कि डेमोक्रेसी का वर्ड और भी जिंदगी के फील्ड में, लाइफ के स्फीयर्स में यूज कर सकते हैं, और डेमोक्रेसी और भी बहुत सारे रूप ले सकता है। There can be various ways of taking decision in a democratic manner as long as basic principle of consultation on equal basis is accepted. तो डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारे तरीके हो सकते हैं किसी फैसले को लेने के लिए, लेकिन जो बेसिक सिद्धांत है वो जरूर होना चाहिए, यानी सबसे पूछा जाए बराबरी से। ऐसा नहीं कि एक कम्युनिटी से पूछा और दूसरे से नहीं पूछा, तो ये होगा, और उसके बाद किसी तरीके से भी आप डिसीजन ले सकते हो, फैसला ले सकते हो, लेकिन इतना कम से कम होना चाहिए कि पूछा जाए सबसे। The most common form of democracy in today's world is rule through people's elected representative. तो आज की जो कॉमन डेमोक्रेसी है वो कौन सी है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, यानी हम डायरेक्ट कोई फैसला नहीं लेते, अपनी पावर को हम सांसद को देते हैं जिसको हमने जिताया होता है वोट देके, वो असल में रूल बनाता है, कानून बनाता है, तो उसका रोल होता है, इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। वी शैल रीड मोर अबाउट दैट इन चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 में इसके बारे में और पढ़ेंगे डिटेल में। बट इफ द कम्युनिटी इज स्मॉल देयर कैन बी अदर वेज ऑफ टेकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजन। लेकिन अगर छोटी कम्युनिटी है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर लोग कम है, तो डिसीजन का तरीका बदल सकता है। जरूरी नहीं हो कि वहां हम किसी को पहले वोट दे के चुने वो फैसला ले, डायरेक्ट हम फैसला ले सकते हैं, डायरेक्ट अपना ओपिनियन दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एंड कैन टेक डिसीजन डायरेक्टली। सारे ही लोग बैठकर और कोई फैसला ले सकते हैं। दिस इज हाउ ग्राम सभा शुड वर्क इन विलेजेस। तो गांव वगैरह में ऐसे ही होता है ना, पंचायत बुलाई जाती है तो सभी लोग आ जाते हैं गांव के। वैसा नहीं कोई इलेक्शन जीता हो वही राय दे सकता है। आम लोग गांव के, फॉर एग्जांपल 100, 200, 1000 लोग गांव में हैं, तो सब लोग इकट्ठा हो गए और सबसे पूछ लिया गया। तो कम लोग हैं तो वहां ऐसे भी कर सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर डेमोक्रेटिक वेज ऑफ डिसीजन मेकिंग? क्या आप कोई और तरीका बता सकते हैं कि डेमोक्रेटिक भी हो और एक अलग तरीके का हो जहां हम डिसीजन लें? दिस ऑल्सो मीन्स दैट नो कंट्री इज परफेक्ट डेमोक्रेसी। तो यहां से हमको यह भी पता चला कि कोई भी देश एकदम परफेक्ट वाला डेमोक्रेसी को नहीं फॉलो कर रहा है। द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी डिस्कस इन दिस चैप्टर प्रोवाइड ओनली द मिनिमल कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेसी। तो इस चैप्टर के अंदर जो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ा था वो सिर्फ कम से कम कंडीशन बताने के लिए था कि इतना तो होना ही चाहिए, अगर इतना नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं मानी जाएगी। दैट डज नॉट मेक इट एन आइडियल डेमोक्रेसी। लेकिन इससे ये नहीं समझ में आता कि हाँ इतना हो जाएगा, ये फीचर्स होने चाहिए। फीचर्स हम पढ़ चुके हैं ना, आपने देखी होगी वीडियो, तो इतने फीचर हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि हाँ भैया एकदम बढ़िया वाली डेमोक्रेसी है, बल्कि ये तो कम से कम कंडीशन हमने पढ़ी थी। एवरी डेमोक्रेसी हैज टू ट्राई टू रियलाइज द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। तो हर डेमोक्रेसी को ये एहसास करना पड़ेगा कि हमारा जो डेमोक्रेटिक डिसीजन हो वो आइडियल वाला हो, यानी आइडियल डेमोक्रेसी बनाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। दिस कैन नॉट बी अचीव्ड वंस एंड फॉर ऑल। ऐसा नहीं कि एक बार हम आइडियल डेमोक्रेसी बन गए, अच्छी वाली डेमोक्रेसी बन गई तो हमेशा के लिए हो गई, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है आपकी डेमोक्रेसी अच्छी आपने बना ली लेकिन फिर अच्छी से बुरी बन जाए। जैसा कि हम एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे कंट्री थे जहां डेमोक्रेसी थी, जैसे पाकिस्तान वाला केस हमने पढ़ा था, और परवेज मुशर्रफ ने आके डेमोक्रेसी को हटा दिया था। तो ऐसा भी हो सकता है डेमोक्रेसी हो और आप मेहनत और कोशिश छोड़ दें और डेमोक्रेसी हट जाए, या डेमोक्रेसी अच्छी से बुरी बन जाए। ठीक है, दिस रिक्वायर्स अ कांस्टेंट एफर्ट टू सेव एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो डेमोक्रेसी अच्छी बनी रहे और डेमोक्रेसी बाकी रहे देश के अंदर, इसके लिए आप लगातार आपको कांस्टेंट कोशिश करती रहनी पड़ेगी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और मजबूत करने के लिए। What we do as citizen can make a difference to making our country more or less democratic. एक नागरिक की तरह हम क्या कर सकते? बस हम इतना कर सकते हैं कि अपने देश को ज्यादा डेमोक्रेटिक बना सकते हैं या कम डेमोक्रेटिक बना सकते हैं। हम किसको वोट देते हैं, किसको अपना नेता बनाते हैं,
ये हम पर डिपेंड करेगा। अब वो नेता कितना डेमोक्रेसी के लिए काम कर रहा है और कितना डेमोक्रेसी के खिलाफ कर रहा है, वो तो हमारे फैसले का ही नतीजा है। दिस इज द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो यही मजबूती है। अगर आपने अच्छे आदमी को वोट दिया है, डेमोक्रेसी को मजबूत बना रहा है, इसका फायदा आपको मिलेगा। और अगर आपसे गलती हो गई और गलत आदमी को वोट दे दिया, तो फिर वो डेमोक्रेसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो ये कमी भी है डेमोक्रेसी की। द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूलर डू, बट मेनली ऑन व्हाट वी एज सिटीजन डू। तो ऐसा नहीं कि देश का जो भविष्य है, देश की जो किस्मत है, वो सिर्फ रूलर के हाथ में है। जो रूल कर रहे हैं, जो इलेक्शन जीत कर देश को चला रहे हैं, सिर्फ उनके हाथ में नहीं है, बल्कि एक नागरिक की तरह हमारे पास भी है। क्योंकि सबसे पहली पावर तो हमारे पास है। हम जिसको ये पावर देंगे और जिसको हमने पावर दी है, जिसको जिताया है, उसकी क्या सोच है, उसी हिसाब से उसी डायरेक्शन में देश जाएगा। तो पहली चीज तो हम ही हैं। दिस इज वॉट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहां से हमको डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक में फर्क समझ में आ जाता है। अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्की, डिक्टेटरशिप और वन पार्टी रूल डू नॉट रिक्वायर ऑल सिटीजन टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। अब डेमोक्रेटिक के अलावा और दूसरी तरीके की जो गवर्नमेंट है, जैसे कि मोनार्की हो गया, राजा महाराजा वाला सिस्टम, और तानाशाही वाला हो गया, या एक ही पार्टी है, तो वहां पर सारे नागरिकों को यह हक नहीं मिलता कि वो फैसला ले सकें राजनीति में। In fact, most non-democratic government would like citizen not to take part in politics. बल्कि ज्यादातर जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो ये चाहेंगे कि नागरिक बिल्कुल भी पॉलिटिक्स में पार्ट ले ही ना, वो कोई अपना फैसला दे ही ना, अपनी ओपिनियन दे ही ना। बट डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन एक्टिव पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बाय ऑल सिटीजन। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक्टिव पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी एक्टिव जो सिटीजन होंगे, जो 18 साल से ऊपर है, उनको एक्टिव सिटीजन कहा जाएगा। उनके पास बिल्कुल पावर, कोई पावर छीन नहीं सकता। वो अपना वोट देना चाहे वोट दे सकते हैं, बल्कि एक कोशिश भी की जाती है कि आप वोट दीजिए, जरूर दीजिए। इसी तरह एडवर्टाइजमेंट आता है, न्यूज़पेपर में निकाला जाता है कि आप वोट जरूर दीजिए। तो डेमोक्रेसी में तो लोगों को और बढ़ाया जाता है कि आप पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करिए। दैट इज वाई आर स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट बी फोकस ऑन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो इसीलिए ये जरूरी है कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करें, तो डेमोक्रेटिक फैमिली वगैरह इधर उधर की बात ना करें, बल्कि पॉलिटिक्स के फील्ड में ही हम लोग बात करें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां अगर ये चैप्टर कंप्लीट होता है, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन नीचे बनकर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा देंगे। तो जैसे ही वीडियो आएगी नई, आपको मिल जाएगी। ओके, तो मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू।